नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी अगले हफ्ते में, जहां हम आपको कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे। साथ ही कमोडिटी मार्केट में अगले हफ्ते के लिए ट्रेडिंग रणनीति बनाने में हम आपकी मदद भी करेंगे। कमोडिटी मार्केट में बाजार को समझने के साथ साथ रणनीति बनाना भी बेहद ज़रूरी है। बात चाहे सोने चांदी की हो, बेस मेटल्स की या फिर एग्री कमोडिटी की। ट्रेडिंग की बारीकियों को समझने से जोखिम तो कम होता ही है, आपके लिए मुनाफे के रास्ते भी खुल जाते हैं। इस हफ्ते कमोडिटी बाजार के अनुभव के आधार पर अगले हफ्ते की शानदार ट्रेडिंग की रणनीति बनाने में हमारे एक्सपर्ट्स आपकी पूरी मदद करेंगे। और आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आपको ट्रेडिंग आइडियाज़ बताएंगे कि अगले हफ्ते आपको किस तरह के ट्रेड लेने चाहिए। विजय बंबानी हैं, रविंद्र राव हैं और वीरेंद्र वकील है। आप तीनों एक्सपर्ट्स का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आज बात होगी क्रूड की, क्योंकि जिस तरह से रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का बयान आया है कि मार्च से वो रोजाना 5 लाख बैरल उत्पादन घटाएंगे। जो रूस का कुल उत्पादन होता है उसका 5% वो कटौती करेंगे। साथ ही कई सारी ऐसी खबरें हैं जो क्रूड कीमतों को सपोर्ट कर रही है। चाइना से रिकवरी को लेकर, या फिर सऊदी अरब ने जो एशियाई कस्टमर्स के लिए अपने दाम बढ़ा दिए हैं, और साथ ही टर्की में जो टर्मिनल बंद है उस वजह से सप्लाई की चिंता है। तो तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्रूड कीमतों को हवा दे रही है, और यही वजह है कि इस हफ्ते क्रूड 8% तक चढ़ चुके हैं। विजय जी, सबसे पहले कच्चे तेल पर आपका व्यू क्या लग रहा है? अगले हफ्ते किस तरह की चाल क्रूड में दिख सकती है? नमस्कार बिश्मोहन जी, शुक्रिया मुझे अपने शो में शामिल करने के लिए। ये जो अकस्मात रशिया ने एक तो यूक्रेन पर हमला फिर से जोर शोर से शुरू कर दिया है, रॉकेट अटैक्स की खबरें आई हैं, और 5 लाख बैरल प्रति दिवस जो कटौती की है उत्पादन की, ये कोई बहुत ज्यादा अकस्मात या कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि हमें याद रखना होगा पिछले सप्ताह यूरोपियन यूनियन ने रूसी कच्चे तेल और गैस के दामों पर नियंत्रण लाए थे, और उसके बाद रशिया के पास से कोई जवाबी कार्यवाही आने की संभावना थी और ये आ गई। तो 6,800 का जो स्तर है, ये एक काफी महत्वपूर्ण एक रोड बम्प कहिए, स्पीड ब्रेकर कहिए, क्रूड के लिए है। अगर 6,800 के ऊपर क्रूड लगातार चल पड़ता है तो थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग की वजह से तेजी और आ सकती है, लेकिन मैं बाजार में जो सुपर साइकिल की थियरी चल रही है, 200, 250, $300 प्रति बैरल की जो हवाएं चल रही हैं, मैं उससे सहमति नहीं रखता हूं। मैं ये मानता हूं कि कच्चे तेल में वही होगा जो नेचुरल गैस के दामों में पिछले 3 या 4 तिमाहियों में हुआ था। आखिर में इनके दाम नीचे आने हैं, और ये जियोपॉलिटिकल वजहों से जो है कच्चे तेल के दामों में बढ़त आएगी। शॉर्ट कवरिंग की वजह से ज्यादा और फ्रेश बाइंग की वजह से कम होगी। तो नई खरीदारी करने में काफी जोखिम है। आप घंटे 2 घंटे में मुनाफा वसूल करना चाहते हैं, उसके लिए आप तेजी करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरह से आपने देखा है ऑप्शन के प्रीमियम घट चुके हैं ऊपरी स्ट्राइक प्राइसेस के, उससे तो ये लगता है कि मार्केट में ये कन्विक्शन नहीं है कि ये ऊंचे दाम लंबे अवधि तक टिकेंगे। यानी कन्विक्शन नहीं है इस तेजी में, और टिकाऊ कम लग रही है, तो आपके लिए रिस्क ज्यादा होगा अगर आप लॉन्ग पोजीशन, लॉन्ग साइड में रहते हैं कच्चे तेल में, ऐसा विजय जी को लगता है। वीरेंद्र जी, आपका व्यू कच्चे तेल पर? थोड़े कुछ जियोपॉलिटिकल रिस्क है, वो वापस आए हैं, बट जैसे विजय भाई ने कहा, इसमें ये इसका पाँव मजबूत नहीं है, मीन्स इसको मैं भी थोड़ा फ्रेजाइल रिकवरी मान रहा हूँ। चाइना के आज के जो नंबर्स है, इकोनॉमिक नंबर्स, वो भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है। आगे जाके अमेरिकन समर सीजन आएगा जिसमें गैसोलीन डिमांड बढ़ती है। अमेरिकन इकोनॉमी जरूर रिसाइलेंट लग रही है, तो प्राइस तौर पे अगर बात करें तो हम नियर टर्म 1-2 वीक के लिए 6400 6800 के आसपास सीमित दायरे का कारोबार देखेंगे। आपका व्यू ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है? रविंद्र जी, अगले हफ्ते के लिए पोजिशनल अगर किसी का नजरिया है तो कच्चे तेल में आप क्या सलाह देंगे? गुड इवनिंग विश्वमोहन जी। विश्वमोहन जी, मेरे हिसाब से अगर हम पूरा हफ्ता देखें तो क्रूड के लिए काफी सारे बुलिश फैक्टर्स आए हैं। जो फरवरी 5 का जो यूरोपियन यूनियन का रशिया के प्रोडक्ट के ऊपर
ऑयल प्रोडक्ट के ऊपर जो बैन था, वहां से आई वुड से कि एक सपोर्ट मिला है। और रशिया का जो ट्रिगर आया है उसके बाद उनका जो रिस्पॉन्स है, आई थिंक दैट हैज सपोर्टेड गुड प्राइस। लेकिन उसके पहले भी अगर हम देखें तो ईआईए की जो मंथली रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने चाइना से डिमांड बढ़ने की उम्मीद जताई है, जो कि अगेन एक्सपेक्टेड था, क्योंकि चाइना जैसे ही रीओपन हुआ उसके बाद ये होप निकल के आ रहा था कि चाइना से डिमांड बढ़ने के चांसेस है। बट अगेन ये एक होप है, हमें देखना पड़ेगा कि कितना डिमांड बढ़ता है, व्हाट इज द एक्चुअल फिगर। बट सेंटिमेंट उसके वजह से थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है। और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन भी चल रहा है, आई थिंक वो भी एक सपोर्टिव फैक्टर है क्रूड के लिए। लेकिन मुझे लगता है अगर अगर प्राइस एक्शन देखें तो 6,780 6,800 का जो लेवल है, जो विजय जी ने भी बताया, वो काफी टाइम से मार्केट ब्रीच नहीं कर पा रहा है। दिसंबर में वो हाई लगाया था, उसके बाद इनिशियल जनवरी मंथ में हुआ, उसके बाद 27 जनवरी को फिर से हमने 6,800 तक के लेवल देखे, लेकिन वो एक रिजेक्शन पॉइंट बन चुका था बुल्स के लिए, और उस वजह से 6,800 का जो लेवल है वो बहुत क्रूशल होगा। और अगर हम WTI में देखें तो WTI में ये ट्रांसलेट होता है समवेयर नियर $82 टू 82.5 डॉलर। तो जब तक कि ये लेवल ब्रीच नहीं होता और इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, आई थिंक वहां पे एक रिजेक्शन फिर से एक बार आ सकता है। लेकिन जो बुलिशनेस अभी क्रूड में आई है, हो सकता है कि ये कंटिन्यू रहे फॉर अनदर से 150 टू 200 पॉइंट। तो पॉसिबिलिटी है कि एक बार 6,700 750 तक के लेवल क्रूड में दिख सकते हैं। और उसके ऊपर अगर 6,800 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही मुझे लगता है कि ये और सस्टेनेबल रैली होगा ऑन द अपसाइड। अदरवाइज हो सकता है कि वहां पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए। सिमिलरली ऑन द लोअर साइड हमने 72 डॉलर का जो सपोर्ट है उसे काफी स्ट्रांग होते हुए देखा है, क्योंकि वहां से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स प्राइसेस हैव रिवर्स। तो वो एक फ्रॉम द शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव वो एक स्ट्रांग सपोर्ट बन चुका है इन केस ऑफ क्रूड। लेकिन अगले हफ्ते के लिए अगर बात करें तो मेरे हिसाब से 6,300 6,350 का एक स्ट्रांग सपोर्ट है। तो वो जब तक की होल्ड है, आई थिंक एक बार 6,750 तक के लेवल्स दिखने चाहिए। सो दैट्स व्हाई हमने एक बाइंग की रिकमेंडेशन दी है टुवर्ड 6,500 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 6,380, और पॉसिबिलिटी है कि एक बार 6,750 तक जा सकता है। नेक्स्ट वीक में सीपीआई डेटा है यूएस से, वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उससे एक बड़ा डायरेक्शन मिल सकता है डॉलर के लिए पिछले वीक के नॉन फार्म पेरोल्स के रिपोर्ट के बाद। तो वो भी इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि डॉलर में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम देख सकते हैं उसके बाद। तो मेरे हिसाब से फॉर द नेक्स्ट वीक जो मेजर मार्केट मूवर रहेगा वो सीपीआई डेटा रहेगा फ्रॉम द यूएस। लेकिन अगर प्राइस एक्शन देखें तो लगता है कि और थोड़ा सा अपसाइड बाकी है, बट इट माइट टेक रेजिस्टेंस समवेयर नियर 6,800। तो ये व्यू है कच्चे तेल को लेकर तीनों एक्सपर्ट्स के। लेकिन अब कुछ दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। पहले कॉलर हमारे साथ समीर है बुलंदशहर से। इनका सवाल नेचुरल गैस को लेकर कि नेचुरल गैस में किस तरह की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। साथ ही चांदी भी इन्होंने रखा है, चांदी 67,600 पे शॉर्ट है। क्या करना चाहिए विजय जी नेचुरल गैस में और सिल्वर में, दोनों ही काउंटर में? समीर जी के लिए क्या सलाह है? देखिए, नेचुरल गैस में ओवरऑल मेरा ध्यान जो है वो मंदी का है। हालांकि दाम काफी ऊंचाई से घिरे हैं, और जब से 600 रुपए प्रति MMBTU से गिरावट आई है, वो नॉनस्टॉप 200 रुपए प्रति MMBTU के स्तर को छू के आई है। हो सकता है एक टेक्निकल पुल बैक आ जाए, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर कोई ज्यादा जोखिम उठाना चाहता है और गिरावट के दौरान आज इंट्राडे में शाम को 195 196 का रेट आता है, तो छोटी मात्रा में आप खरीदारी कर सकते हैं। 191 का स्टॉप लॉस रखिए। 210 तक जाने की संभावना है। मौजूदा करंट मार्केट प्राइस 204 के आसपास का है। तो जैसा मैंने कहा, ये बहुत ही हाई रिस्क ट्रेड है। ओवरऑल मेरा ध्यान अब भी मंदी का है। याद रखिएगा विश्व मोहन जी, पिछले 4 या 5 महीने पहले व्यू ये बन रही थी कि $10 प्रति MMBTU का रेट जाएगा नेचुरल गैस का, और तब से मैंने आपके चैनल पर भी कहा था कि ये सुपर साइकिल थियरी के साथ मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। तो अब तो $2.5 प्रति MMBTU होल्ड कर पाना भी मुश्किल हो रहा है नेचुरल गैस के लिए। लंबे अवधि में मुझे लगता है $1.80 या $1.90 आने की संभावना काफी अच्छी है, और यहाँ से भी गिरावट और जो है आ सकती है। अभी कुछ $2.47 रेट चल रहा है, मतलब आपको कम से कम 50 से 60 सेंट की गिरावट और आ सकती है यहाँ से। तो आपने अगर शॉर्ट रखा है
तब तो ठीक है, आप स्टॉप लॉस रखिए 222-23 का और बने रहिए। लेकिन अगर आपने लॉन्ग पोजीशन रखी है तो 195 या 192 से ज्यादा गिरावट के दौरान उसे होल्ड मत कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए एक जोखिम का सौदा साबित हो सकता है। जहां आपके सिल्वर की बात करें, आपने कहा सिल्वर में इनकी शॉर्ट पोजीशन है 67,000 समथिंग। अब जो रेट चल रहा है ये मुनाफे में है और इन्हें एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए अपना 68,500 का, जो कि काफी इनके एंट्री लेवल से ऊपर है। जब तक उस लेवल के ऊपर सिल्वर नहीं जाता है तब तक तो उसमें आप बने रहिए। जैसे जैसे रेट आपको दिखाई दे 66,200 के आसपास, वैसे आप पार्शियली मुनाफा वसूली करते रहें। मुझे नहीं पता इनके पास कितने लॉट हैं, लेकिन अगर 5-10 लॉट हैं तो कम से कम 1/3 अपनी पोजीशन हल्की करें और हर 300-400 रुपए के गिरावट में 1/3 पोजीशन और हल्की करते रहें। एक और दर्शक है भूषण है पुणे से। क्रूड इन्होंने 6,600 स्ट्राइक की कॉल खरीद रखी है 160 रुपए पर। अब क्या करना चाहिए रविंद्र जी इनको? हाँ, जैसे मैंने बताया, मुझे लगता है कि 6,700-750 तक एक बार प्राइस आ सकता है, तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि 6,800 का जो लेवल है वो काफी क्रूशल है। जब तक ये ब्रीच नहीं करता तब तक मुझे और इसमें ज्यादा अपसाइड नहीं लग रहा है, तो और थोड़ा सा 100-150 रुपए का अपसाइड हम देख सकते हैं, वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगले दर्शक है इसके बंसल है ग्वालियर से। एल्युमिनियम में क्या करना चाहिए? वीरेन जी, एल्युमिनियम में क्या करना चाहिए बंसल साहब को? इसमें पोजिशनली मैं शॉर्ट कॉल प्रेफर करूंगा। यहाँ 218, 219, 218, 219 पे शॉर्ट किया जा सकता है। 223 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। डाउन साइड ऑब्जेक्टिव हम 207, 208 रख सकते हैं और 8-10 दिन का नजरिया है ये। एल्युमिनियम पर आपका व्यू क्या बन रहा है विजय जी? मैं बीरेन जी की राय से सहमति रखता हूं। मुझे धातुओं में कोई अच्छी खासी तेजी के संकेत तो नहीं मिल रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि लैटिन अमेरिका में चाहे पेरू हो चाहे चिली हो, वहां पर पॉलिटिकल जो है काफी उतार चढ़ाव हो रहा है। काफी लोगों ने जुलूसें वगैरह निकाली हैं और ये क्षेत्र जो है ये धातुओं का उत्पाद और निर्यात दोनों बड़ी मात्रा में करता है। तो वहां पर थोड़ी डिस्टरबेंस आउटपुट की हो सकती है। जैसे कि रशिया ने, आपने देखा, कच्चे तेल की आउटपुट 5 लाख बैरल प्रतिदिन कम कर दी। तो वैसे पेरू, चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, वहां पर कुछ दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से दाम नीचे नहीं गिर रहे हैं तेजी से, लेकिन धीरे धीरे एक स्लो एंड स्लाइडिंग डिक्लाइन आपको मिलेगा। जब जब एल्यूमिनियम 216 के लेवल के नीचे लगातार टिक पाएगा, मुझे लगता है इसमें गिरावट की रफ्तार और बढ़ेगी। और आपको अगर स्टॉप लगाना है कहीं पर तो 218.5 से 219 का स्टॉप लगाकर आप इसमें बने रह सकें। ये व्यू है एल्युमिनियम पे विजय जी का। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ अगले दर्शक है जितेंद्र हैं गुरुग्राम से। नेचुरल गैस में क्या ट्रेंड है? रविंद्र जी, नेचुरल गैस पर क्या राय देंगे अगले हफ्ते के लिए इनको? गैस में ऊंचा है और इस भाव पे डिमांड थोड़ी रुक गई है। रमजान डिमांड के हिसाब से थोड़े कम हुए थे 10-15 दिन पहले। तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट धीरे धीरे थोड़ा सॉफ्ट होके 28-29 हजार तक शायद जाएगा। ओके। अगले दर्शक है सरदारा सिंह है गंगानगर से। मार्च में कॉटन का भाव कहां जा सकता है? वीरेन जी, सोमवार से अब कॉटन का नया कॉन्ट्रैक्ट भी लॉन्च हो रहा है। हालांकि उत्पादन को लेकर जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है वो लगातार अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो क्या स्थिति बनेगी और मार्च में क्या वापस से तेजी पकड़ सकती है? कॉटन के दाम फिर से आगे बढ़ सकते हैं या मंदी की संभावना ज्यादा लग रही है आपको? यहाँ फिजिकल डिमांड, स्पेशली जो फिनिश प्रोडक्ट बोलते हैं यार्न की या फैब्रिक की, वो बेहद कमजोर है। ऑल्टरनेटिव कॉटन का विकल्प जिसको कहेंगे, रिसाइकल पॉलीएस्टर, रिसाइकल नायलॉन, सस्टेनेबल और बहुत सारे अदर फाइबर्स, उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ी है। तो
ऐसा बोल सकते हैं कि अगर थोड़ी अरावल बढ़ेगी और खास तो गर्मी जब बढ़ेगी तब कॉटन का माइक भी कम होता है, थोड़ी लेंथ इश्यूज आती है, वेट लॉस आता है, उस समय थोड़ा डिस्ट्रेस सेलिंग आएगा। तो उन समय में मार्केट बॉटम आउट होना चाहिए, मींस मार्च अप्रैल के आसपास मार्केट बॉटम आउट होगा। गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा अच्छा लग रहा है। प्रमोद जी का एक और सवाल था, प्रमोद एमपी से, उनका सोया तेल में भी जानना चाह रहा है कि सोया तेल की चाल किस तरह की आगे रहेगी वीरेंद्र जी। सोया तेल में अब मार्केट थोड़ा बॉटम आउट हो रहा है। चाइना की डिमांड काफी मजबूत रही अक्टूबर दिसंबर के लिए, और जो चाइना रीओपनिंग हुआ है अभी लूनर हॉलीडेज के बाद, उसकी फुल इफेक्ट नंबर्स में मार्च अप्रैल में दिखेगी। तो सेकंड हाफ शायद, और ये साल अल नीनो की वापसी भी हो रही है जो अभी फैक्टर डिस्काउंट नहीं हुआ है, बट आगे उसकी भी थोड़ी असर देखने को मिलेगी। अगले दर्शक हमारे साथ जमील भाटी हैं चूरू राजस्थान से। क्रूड और नेचुरल गैस में क्या करें, क्या सलाह देंगे जमील भाटी साहब को विजय जी, क्रूड और एनजी में? देखिए, जहां नेचुरल गैस का सवाल है, जैसे मैंने कहा, अगर गिरावट के दौरान शाम को 195 के आसपास अगर नेचुरल गैस के रेट आपको दिखें तो आप छोटी मात्रा में, बहुत छोटी मात्रा में खरीदारी करें। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 191 के आसपास का और टारगेट रहेगा 210 का। ये एक तेजी का सौदा नहीं है, ये पुल बैक रैली का सौदा है। दोनों में अंतर होता है। पुल बैक रैली में एक टेम्पररी बढ़ास सी आती है दाम में और बढ़त आती है जो कि उतनी ही शीघ्रता से फिर वो फिजल आउट भी हो सकती है। तो इसलिए अपनी मात्रा जो है, अपना एक्सपोजर जो है वो छोटा रखें। जहां क्रूड ऑयल का सवाल है, अगर आप छोटे अवधि में निवेश करना चाहते हैं, खरीदारी करके ट्रेड करना चाहते हैं, तो जब जब यूएस मार्केट खुलती है, वो 8 बजे इंडिया के वक्त शाम 8 बजे के बाद खुलती है, वहां पर आप देखें मौजूदा स्तर जो एमसीएक्स पर क्रूड ऑयल का है वो 6,584 का है। अगर 6,600 के ऊपर दाम टिक रहा है तो आप बहुत छोटी मात्रा में खरीदारी कर सकते हैं। 6,555 के आसपास का स्टॉप लगाएं और 6,680 के आसपास का प्रॉफिट टेकिंग टारगेट रखें। लेकिन ये भी काफी जोखिम भरा सौदा है, इसलिए आप इसमें मुनाफा जल्दी वसूल कर लें जैसे ही मिले आपको, और मात्रा छोटी रखें। ट्रेडिंग एक्सपोजर जिसे कहते हैं वो छोटा रखें। याद रखिएगा, आज शुक्रवार है और लोग ज्यादातर शुक्रवार रात को अपने सौदे स्क्वायर अप करके यानी क्लोज करके जाते हैं, बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट लेकर नहीं जाते हैं। आप भी हो सके तो मुनाफा वसूली सेम डे पर कर लें। अगले दर्शक हमारे साथ स्वप्निल हैं संभाजी नगर से। चांदी इन्होंने 68,000 रुपए में लॉन्ग किया है। रविंद्र जी क्या सलाह देंगे इनको? 60 ऊपर के लेवल पे लॉन्ग किया है, अब भाव धीरे धीरे नीचे आ रहा है, क्या इनको रुकना चाहिए? हाँ, बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि सिल्वर में एक सपोर्ट लेवल्स पर प्राइसेस आ चुके हैं। अगर इंटरनेशनल सिल्वर, कॉमेक्स सिल्वर देखिए तो 21.7 और 21.8 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके करीब अभी ट्रेड कर रहा है प्राइसेस। और हम देखें तो काफी करेक्टिव मूव आ चुका है फ्रॉम 24.60 डॉलर से लेके 21.7 और 21.8 तक के लेवल्स हम देख रहे हैं सिल्वर में। और अगर इंडियन प्राइसेस देखें तो 72,000 से इट हैज ऑलमोस्ट कम टू 66,400, 66,300, जो कि ऑलमोस्ट 6,000 पॉइंट्स है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे प्राइसेस एक सपोर्ट लेना चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि अगले हफ्ते का जो सीपीआई डेटा है उसके बाद इसमें एक एक्शन दिखेगा, और एक्सपेक्टेशन जो सीपीआई का है वो घट के आने का है, विच विल बी पॉजिटिव फॉर नॉन यील्डिंग बुलियन। तो मेरे हिसाब से तब तक के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा एक रेंज में रहे मार्केट। 66,400, 66,200 एक अच्छा लेवल है फ्रॉम अ बाइंग पर्सपेक्टिव। अगर वहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हो तो एवरेज कीजिए। इसमें जो स्टॉप लॉस है वो अराउंड 65,500 के आसपास होना चाहिए। उसके नीचे मेरे हिसाब से नहीं रुकना चाहिए सिल्वर में फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। लेकिन यहाँ पे आई थिंक होल्ड कर सकते हैं। करेक्टिव मूव पे अराउंड एवरेज कीजिए, और 68,500 तक के चांसेस है नेक्स्ट वीक में। तो वहां पे एक बार आपका एवरेजिंग बैठ जाएगा तो वहां पे एक प्रॉफिट बुक करेंगे। ओके, अगले दर्शक हैं जीतू हैं एमपी से। एक महीने में सरसों का भाव किधर जा सकता है? वीरेंद्र जी, बम्पर प्रोडक्शन का अब तक का तो अनुमान है, क्या लग रहा है एक महीने में किस तरफ भाव जा सकता है सरसों का?
यहाँ से थोड़ा डाउन साइड होना चाहिए क्योंकि नई हार्वेस्ट प्रेशर भी आएगी और पुराना स्टॉक भी काफी है। साथ ही साथ ग्लोबली सनफ्लावर कैनोला यानी सरसों उनका भी तेल का बोझा है, तो मार्च अप्रैल तक तो प्रेशर रहेगा। अगले दर्शक है पवन है हिसार से। 8,400 रुपए पे इन्होंने कोरिएंडर धनिया खरीदा है। अब जानना चाह रहे हैं मार्च तक का वक्त है, क्या नीचे एवरेज कर ले? भाव काफी गिर गया है। बीरेन जी, क्या लग रहा है धनिया में तेजी आएगी? मैं फ्यूचर्स में तो लॉन्ग साइड नहीं प्रिफर करता हूँ, बट फिजिकल में पैरेट क्वालिटी या स्कूटर क्वालिटी जिसको थोड़ा ग्रीन मार्क बोलते हैं, उसमें आगे जाके होली के आसपास यानी मार्च के आसपास मार्केट बॉटम आउट हो जाना चाहिए। फसल काफी अच्छी है, यूक्रेन रशिया से काफी इंपोर्ट भी हो रहा है, बट फिर भी इसका बेस देखते हुए ऐसा लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड जीरा को आउट परफॉर्म करेगा धनिया। सर, एक दर्शक है 6,600 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे हुए हैं। बीरेन जी, आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, इनको होल्ड करें अगले हफ्ते के लिए? हाँ, अगले हफ्ते के लिए मंडे तक होल्ड किया जाता है क्योंकि स्ट्राइक कॉल में इसकी जो वैल्यू होती है वो टाइम वैल्यू डीके होती है, बट फिर भी ये जो जियोपॉलिटिकल तनाव है तो एक आध दो दिन का चांस ले लेना चाहिए। ओके, चलिए अगले दर्शक है, हालांकि इन्होंने नाम नहीं भेजा है। इनका सवाल है गोल्ड में क्या करना चाहिए, सेल और बाय क्या करना चाहिए रविंद्र जी गोल्ड में? गोल्ड में मुझे लग रहा है कि एक अच्छा खासा करेक्टिव मूव हमने कल के सेशन में देखा है, और जैसे मैंने कहा है कि सीपीआई डेटा काफी क्रूशल होगा इवन गोल्ड के लिए, क्योंकि एफओएमसी मीट के बाद और स्पेशल नॉन फार्म पेरोल डेटा के बाद थोड़ा सा जो टर्मिनल रेट का एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम द फेड दैट हैज स्लाइटली इंक्रीज, और उस वजह से गोल्ड में हमने करेक्शन देखा है। लेकिन हो सकता है कि सीपीआई डेटा के बाद ये थोड़ा सा फिर से रिवर्स हो, तो और थोड़ा बहुत करेक्टिव मूव आ सकता है 200-300 रुपए का। तो आई थिंक 56,400-500 वुड बी अ गुड जोन टू गो लॉन्ग। 56,100 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और अपसाइड मुझे लगता है फिर से एक बार 57,200 तक हम गोल्ड के प्राइस को देख सकते हैं। हो सकता है कि एक दो, जैसे कि आज का सेशन और जो भी बचा हुआ आज का सेशन है एंड मंडे का सेशन, थोड़ा सा एक रेंज बाउंड तो साइडवेज तो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, बट वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, और सीपीआई डेटा के बाद हम गोल्ड में एक रिवर्सल देखेंगे। ओके, अगले दर्शक है परवीन है हिसार से। गोल्ड इन्होंने 56,905 रुपए पे शॉर्ट किया है। विजय जी, क्या करना चाहिए इनको? विष्णु मोहन जी, 56,200 के आसपास मुझे गोल्ड में अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है, और उसके नीचे जाने की संभावना कम ही लग रही है, पतली लग रही है। तो अभी फिलहाल आप जो हैं, आपको थोड़ा बहुत मुनाफा मिल सकता है शाम को, और गोल्ड में शॉर्ट पोजीशन लंबे अवधि की ना रखें तो बेहतर होगा। आप अगर शॉर्ट करना भी चाहते हैं तो इंट्राडे शॉर्ट करते रहिए, सुबह शॉर्ट करके रात को पोजीशन स्क्वायर अप कर दीजिए, ओवरनाइट ना रखें, क्योंकि जिस तरह का जियोपॉलिटिकल माहौल बन रहा है, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई बोलिए या कच्चे तेल के उत्पाद और निर्यात में कटौती की बात कीजिए, कभी भी पैनिक बाइंग आ सकती है, जिसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग में आपको दिक्कत हो सकती है। तो 56,200 के आसपास आपको जितना दाम करीब मिले वहां पर अपनी शॉर्ट पोजीशन में मुनाफा वसूल कर ले, और मौजूदा स्तरों से अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो आप 56,975 का स्टॉप रख सकते हैं। 56,975 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन 56,200 के आसपास निकलने की कोशिश करें, और शॉर्ट पोजीशन में हमेशा गोल्ड की कैरी नहीं करने की कोशिश करें, इंट्राडे के लिए इसे शॉर्ट करें, ऐसा विजय जी का मानना है। शुक्रिया विजय जी आपका, रविंद्र जी आपका, बीरेन जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो कमोडिटी अगले हफ्ते में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ